रोकना चाहूंगा, क्योंकि देखिए टीएमसी के बागी सांसदों की सूची जारी हो रही है। कल वहां पर कांग्रेस में तृणमूल कांग्रेस के विलय की अटकलें चल रही हैं, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो रही। कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का प्रस्ताव दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस पार्टी में विलय टीएमसी का होगा तो ममता बनर्जी कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई जा सकती है। नमस्कार, अपनी स्क्रीन पर देखिए बड़ी खबर। फिलहाल एक इमरजेंसी आपातकालीन बैठक हो रही है। कांग्रेस पार्टी की एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज मिल रहे हैं, इंचार्ज हैं पीसीसी प्रेसिडेंट, ये सब मिल रहे हैं 11 जून को। जी हाँ, खबर भी इतनी बड़ी है, इंदिरा भवन में इनकी मुलाकात होनी है। और करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब ये मौजूदा राजनीतिक जो कार्यक्रम है या डेवलपमेंट है या घटनाक्रम है, ये क्या होता है, ये क्या है। खबर ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जो अब सिर्फ बची खुची एक पार्टी के नाम पर पार्टी बची है, उसका विलय हो सकता है कांग्रेस पार्टी में। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। बल्कि खबर यहां तक आ रही है कि पूरे तरीके से ये डील डन हो चुकी है। यानी पहुंचा वहां पे, वहीं पहुंची खाक, यानी पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। मुझे वही शेर याद आ रहा है कि वही पॉलिटिकल पार्टी जो उसके कांग्रेस पार्टी से निकली थी और तृणमूल कांग्रेस बनी थी, अब वापस वही चली जाएगी। और पूरे तरीके से मुझे लगता है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है, अगर उम्मीद के लिए भी सोचा जाए ऐसे वक्त में जबकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी तमाम तरह के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ईसी हो, कोर्ट हो, मीडिया हो, पुलिस हो और ईडी, आईटी, इन सब के जरिए विपक्ष की एकता को तोड़कर उसे बचा खुचा कर एक तरह से कुएं में फेंक देना चाहती है कि हमेशा के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का राज हो। ऐसे में मैं आपको बता सकती हूँ, इतनी बड़ी खबर है जो एक तरह से राजनीतिक जलजला ला सकती है। जी हाँ, ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी में आना, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनका पार्टी में आना, और खासकर आप ये सोचिए कांग्रेस पार्टी की ताकत एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर कितनी बड़ी हो जाएगी, जिसमें राहुल गांधी की जो एक आम जनता से जो कनेक्ट है वो जो दिख रहा है, खासकर उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, और ममता बनर्जी जिनको स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का एक ही जवाब है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चाहे जिस भी कारण के सही, चाहे कारण बहुत बेहतरीन ना हो, क्योंकि उनकी पार्टी जिस तरह से टूट गई है, आप सोचिए कि 2 दर्जन लोग उनके पार्टी के जाके मिल गए हैं, पार्टी तोड़ दी है। और साथ साथ इसमें शायोनी घोष, एक से एक ऐसे नाम आ रहे हैं सामने जिस पर विश्वास किया जाए तो कैसे किया जाए। यूसुफ पठान का नाम आ रहा है, सुष्मिता देव का नाम आ रहा है, और साथ साथ शायोनी घोष का नाम आ रहा है, जिनको इस पूरे पॉलिटिकल कैंपेन का सुपरस्टार बताया गया था, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिन्होंने अपने जलवे से एक तरह से मीडिया जो खासकर कवरेज नहीं देती है विपक्ष को, वो भी उन्होंने भी अपनी, चाहे उनकी गायकी रही या उनके बोलने का अंदाज रहा या उनका जिस तरह से मुखर होके बोलना रहा या उनका गाना रहा, हर तरह से शायोनी ने आम जनता का मन मोह लिया। और लग रहा था कि शायोनी कभी इस तरह से नहीं करेंगी ममता बनर्जी या टीएमसी के साथ। लेकिन बेहद तकलीफ की बात यह है कि इधर सत्ता गई और उधर लोग गए। मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि आखिर ममता बनर्जी के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन आप इसको पूरे तरीके से देखिए कि अभी जो खबरें चल रही हैं वो पूरे तरीके से, अगर ऐसा होता है कि टीएमसी का विलय हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, वहीं खाक पहुंच जाती है जहां का खमीर था, तो पूरे तरीके से गेम चेंजर 2029 के लिए हो जाएगा। जिस ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, वो पूरे तरीके से एक साथ आ जाएगा। तो 2 दिन में कई तरह की मुलाकातें हो चुकी हैं। इन मुलाकातों, हालांकि बंद दरवाजों में ये मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इसकी तमाम खबर बाहर आ चुकी है। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात रही, और सोनिया गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को 2 प्रस्ताव दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है। पहला प्रस्ताव गया है, ममता बनर्जी को कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। बड़ी खबर है ये, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अभिषेक बनर्जी को भी कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर विद इन द कांग्रेस पार्टी क्या कोई ऑपोजिशन होगा, या इस बात को समझाया जाएगा कि अगर ये पार्टी के लिए अच्छा है तो नेताओं के लिए भी अच्छा होगा। किस तरह से इसको देखें पश्चिम बंगाल के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीति के मद्देनजर, किस तरह से इसको देखें 2029 की राजनीति के मद्देनजर। शाहनवाज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, ई न्यूज रूम के एडिटर हैं, कई बार इस चैनल पर आप उन्हें देखते रहे हैं। शाहनवाज साहब, सबसे पहले तो क्या ये बात वाकई सिर्फ एक अफवाह है? अभी मैं देख रही हूं जिस तरह से अब ये ट्वीट आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, क्या यही इसका राज है?
जी, जो पिछले 2 दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं, जब से ममता बनर्जी दिल्ली गई हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और इधर दूसरे तरफ जो 20 एमपीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। पहले जो एमएलएज़ के साथ में जो मामला था, वो एक अलग पार्टी बनाने का था, लेकिन जो एमपीज़ का मामला आया है और जिस तरह से वो लोग पहले शुभेंदु अधिकारी से मिलते हैं, फिर अपना अनाउंसमेंट करते हैं, तो इसमें अब कोई ढकी-छुपी बात नहीं रही है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का प्रेशर है और उस प्रेशर के वजह से सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात नहीं, ये लोकसभा तक है और म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन तक की बात है। मतलब जो एक म्युनिसिपल बॉडी है, वहाँ तक की भी बात है, वहाँ पे भी काम नहीं करने दिया गया। समझ लीजिए यही मामला ही है, यही दिखता ही है कि काम नहीं करने दिया गया और जो मेयर हैं, जो वन ऑफ द फ्यू मुस्लिम मेयर्स इन द वर्ल्ड कहे जा सकते हैं, फिरहाद हकीम, वो मेयर थे यहाँ पे और उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये जो एक अदृश्य शक्ति है, पावर है, जिसके वजह से टीएमसी के लोग छोड़ रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए टीएमसी को, ममता बनर्जी को कोई न कोई कदम उठाना था और उसमें जब इलेक्शन आया था उससे कुछ दिनों पहले लोकल लेवल पे मतलब बंगाल कांग्रेस की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि जो भी लोग टीएमसी से कांग्रेस में आना चाहते हैं, वो वेलकम हैं। तो ये चीज़ें पहले से भी लोकल लेवल से भी ये क्लियर थी और अब नेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है टीएमसी के लिए कि अपने एमपीज़ को रोकना। अगर 20 एमपी चले गए हैं और एंटी डिफेकेशन लॉ को बचा सकते हैं वहाँ पे मतलब उस पे कोई कार्रवाई नहीं है और उसकी वजह से 20 लोग चले गए हैं, तो अब उसके बाद जो लोग बचे हैं, वो लोग आसानी से 2 लोग एक साथ, 3 लोग एक साथ मतलब अलग होकर के किसी भी पार्टी में जा चले जाएँगे और फिर टीएमसी के पास कोई भी एमपी नहीं बचेगा। और वहीं पे एमपी के लेवल पे ये मामला है कि एक-एक सीट की अहमियत है, कीमत है, तो टीएमसी चाहेगी कि वो बचे और उसके बाद कैडर के लिए भी एक मैसेज जाएगा कि पार्टी जो है वो कांग्रेस जो एक सिमिलर आइडियोलॉजी है जहाँ से वो टीएमसी खुद आई थी, टीएमसी के नाम के साथ में कांग्रेस जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी जो बनी थी उसमें कांग्रेस खत्म हो गई थी। तो कांग्रेस ही यहाँ पे थी और वो कांग्रेस में ही मर्ज हो रहा है, तो किसी को भी ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो मुझे लगती है इन तमाम चीज़ों में, चूँकि मैं हमेशा आम लोगों के हिसाब से देखने और समझने की कोशिश करता हूँ, जो आम वोटर्स हैं, उनको सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। अभी जो रोड पे जो अपोज़िशन है, बंगाल में अगर थोड़ी बहुत हो रही है, तो वो लेफ्ट की तरफ से हो रही है, वो अपोज़िशन की ताकत बढ़ जाएगी। कांग्रेस और टीएमसी के भी जो लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ में मिल कर के लड़ पाएँगे। यहाँ पे जो लड़ाई नहीं हो पा रही है और जिसकी वजह से बीजेपी और भी बहुत सारी वैसी चीज़ें कर पा रही हैं, जिनके लिए उनको मैंडेट नहीं मिला है। तो ये मुझे होता हुआ दिख रहा है और ये मुझे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होता हुआ दिख रहा है। हाँ, जो एक बात की ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल वे में तो ममता बनर्जी को कोई पोजीशन मिल ही सकता है, लेकिन उसके साथ में ही अगर वो अपने एमएलएज़ को बचा पाएँगी तो उसके सपोर्ट से वो राज्यसभा पहुँच जाएँ या फिर कांग्रेस से ही बात कर लें कि हमें राज्यसभा आप भेजिए। तो वो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये लग रहा है क्योंकि वो राज्यसभा में होगी तो वो बीजेपी को इन हाउस काउंटर कर पाएँगी। लेकिन इसके अलावा जो खबरें हैं वो थोड़ा-सा चौंकाने वाली भी हैं कि अगर मान लेते हैं ये विलय होता भी है, पहली बात तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि क्या ये विलय वाक़ई एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित रहेगा? क्या ये फिर एनसीपी तक भी जाएगा? शिवसेना का तो ज़ाहिर है सवाल पैदा नहीं होता या पता नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। आजकल जितना असाधारण राजनीति हो रही है नरेंद्र मोदी के काल में, अब देखिए उनका 1 दिन ज़्यादा हो गया है नेहरू जी के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल से, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पर कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी और एक तरह का एक पैरेलल कोई यूनिवर्स है, उसमें हमारे नागरिकों को जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो क्या ये यहाँ तक भी जा सकती है बात? ये मैं सवाल आप भी रिज़र्व करती हूँ अभी के लिए। जो सवाल अगला पूछ रही हूँ वो ये कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर ही क्या इसको लेकर कोई विरोध नहीं होगा? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये कि क्या ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, नेशनल वाइस प्रेज़िडेंट बनाने की बात हो सकती है? क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग तो कांग्रेस पार्टी में भी कम नहीं है। वो सोचेंगे बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर का कल्चर लेकर आ रहे हैं। एक ज़माना हो गया जब से टीएमसी बनी हुई है, दोनों की पार्टी का कल्चर अलग-अलग है, दोनों के राजनीति करने का कल्चर बिल्कुल अलग-अलग है। दूसरे अलावा अभिषेक बैनर्जी को लेकर भी बात हो रही है कि राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया जा सकता है। तो एक राष्ट्रीय महासचिव, दूसरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हर पार्टी में डिसेंट का मामला रहता है और कांग्रेस में ये मामला बहुत डेमोक्रेटिक वे में रहा है और लोग छोड़ करके गए हैं और ओपनली उन बातों को कहा भी है लोगों ने। लेकिन यहाँ पे अब जो कांग्रेस के साथ में जो लोग बचे हुए हैं, वो ज़्यादा उस तरह के लोग, अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा की टिकट की जब बात आई, तो दिग्विजय सिंह की तरफ से भी बहुत ही सुलझा हुआ बयान आ रहा था और एक थे कोई कांग्रेस के, उन्होंने भी बहुत सुलझा हुआ बयान दिया था। तो अब वो दौर कांग्रेस के लिए भी नहीं रहा है और कांग्रेस भी अगर अब मैं भी ये कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस वाले ऐसा नहीं सोचते हैं तो कांग्रेस को भी बीजेपी के लोगों की तरह से, उनके लीडर्स की तरह से सोचना चाहिए, जो सेकंड लाइन के लीडर्स हैं। मतलब अगर अमित शाह और मोदी उनको छोड़ दें तो, या पार्टी अध्यक्ष को छोड़ दें तो, उनके सारे लोग ये मानने पे ज्यादा यकीन रखते हैं कि हमारी पार्टी का सरकार आना ज्यादा जरूरी है, हमारी पार्टी की हुकूमत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर हमें कोई भी पोजीशन मिल जाएगा, देन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट और वी आर गोइंग टू सर्वाइव। तो ये जो फिलॉसफी है वो बीजेपी में बहुत काम करती है और इसी फिलॉसफी के साथ कांग्रेस को चलना चाहिए। ये नहीं कि जो इससे एक बड़ा बेनिफिट हो वो उनके डेमोक्रेटिक स्पेस जो उनको मिला हुआ पार्टी में, जिसकी वजह से वो बोल लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, उसके वजह से पार्टी को नुकसान ना हो। और अगर इस तरीके से कांग्रेस को हमेशा बेनिफिट होगा कि पुराने लोग लौट करके आए, अगर एनसीपी भी आती है तो और बड़ी बात होगी। शिवसेना से मैं उतना नहीं ये करता हूँ, शिवसेना की जो आइडियोलॉजी रही है, शिवसेना अगर कांग्रेस से नहीं भी जुड़ती है तो भी कांग्रेस को नुकसान नहीं है, मर्ज नहीं करती है तो नुकसान नहीं है, अलायंस में उनसे वो फायदा ही है। तो लेकिन एनसीपी आ सकती है और टीएमसी या और भी दूसरी पार्टियां अगर उनके साथ मर्ज हो जाए रीजनल लेवल पे, तो कांग्रेस के लिए भी बेहतर है और दूसरी पार्टियों के लिए भी बेहतर है। आज के वक्त में जो राजनीतिक सिचुएशन बदल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये भी मामला है कि रीजनल पार्टीज को बीजेपी चूंकि अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, तो वो अब उनको भी खत्म कर रही है। तो रीजनल पार्टीज को भी ये सोचना है और कांग्रेस के लोगों को भी ये सोचना है कि अगर मर्जर हो रहा है छोटी पार्टियों का उनमें, तो कांग्रेस उससे मजबूत ही होगी और अल्टीमेटली उनको फायदा होगा। क्या संभावना ये भी हो सकती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर ममता बनर्जी को उतारा जाए, क्योंकि जितनी फियर्स और जितनी मुखर एक वक्ता वो मानी जाती हैं, क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? और इसको बंगाल की राजनीति 2029 के मद्देनजर इसको ज्यादा महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं या फिर पूरे देश की राजनीति के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बची है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं लगातार वो ये पुष्टि कर रही हैं हर तरफ से। मुझे ये लगता है कि ममता बनर्जी का कांग्रेस में जाना, टीएमसी का कांग्रेस में मर्ज होना, ये कांग्रेस को मजबूत करेगा और साथ ही ममता बनर्जी को एक फ्रीडम होगी कि वो बंगाल में काम करे और बंगाल से ज्यादा जो इंडिया गठबंधन है उसको सीटें दिलाए। तो ये एक और ऑब्वियसली अगर टीएमसी यहाँ कमजोर होगी तो कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा होंगे, तो वो उनको वो प्रूव करना होगा। एक्चुअली ममता बनर्जी को कांग्रेस को अप्रूव करना होगा। कांग्रेस अभी इस सिचुएशन में जरूर है कि ममता बनर्जी से बार्गेन कर सके। ममता बनर्जी को अब अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना होगा और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को अपर हैंड मिलेगा इसमें, पर ये जरूर है कि दोनों के लिए ये सिचुएशन है कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए बेहतरी होगी। पर इसमें मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा अपर हैंड रहेगा। हाँ, एक पॉलिटिकल मैसेज में कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट देने की बात जो है वो कांग्रेस जरूर करेगी और ममता बनर्जी ये समझ चुकी होंगी कि अब उन्हें अगर सरवाइव करना है तो उन्हें खुद से फाइट करना होगा और उन्हें इंडिया गठबंधन को बेनिफिट दिलाना होगा, कांग्रेस को बेनिफिट दिलाना होगा, कांग्रेस को फायदा हो उनके मर्जर से। इस तरह की सोच के साथ मुझे लगता है ममता बनर्जी रहेंगी कांग्रेस में, क्योंकि अब उनके पास उस तरीके से पाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है जो अपने पार्टी के लिए होता है या अपना पर्सनल फायदे के लिए होता है, वो अभी सिचुएशन नहीं है। हाँ, 2029 में अगर वो इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएंगी और अगर ये 2029 में बीजेपी अगर सेंटर से चली जाती है, तो फिर जब नेक्स्ट असेंबली पोल होगा तो उसमें जो है ममता बनर्जी कांग्रेस में रहते हुए भी
अभिषेक बनर्जी के लिए कुछ कर सकती हैं, कुछ बात हो सकती है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ममता बनर्जी को पहले 2029 में कुछ, मेरे जो एक लैंग्वेज में कहें कि कुछ करके दिखाना होगा, फिर उनके हिसाब से चीजें होंगी। अभी तो ज्यादातर चीजें कांग्रेस के हिसाब से होंगी, बट ये है कि रेस्पेक्टफुली वो मर्जर दिखाएंगे, रेस्पेक्टफुली ममता बनर्जी को लेकर के आएंगे, इस तरह की बातें बहुत बहुत रहेंगी। शुक्रिया आपका शाहनवाज साहब इस बातचीत के लिए।